नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए उषा प्रेमवदा जी की एक लंबी कहानी, आधा शहर। ये कहानी उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। आप सुनिए और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे देख थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। जाड़े के मौसम में भी पंखे चल रहे थे। एयरपोर्ट छोटा था, साफ सुथरा, चारों तरफ जाड़े की चटक धूप। मुझे अपनी बाह पर ओवरकोट बहुत भारी लग उठा। उसे ब्रीफकेस पर रख कर मैंने सामने देखा तो पाया कि इस बीच वो जंगले के पास आकर खड़ी हो गई है। पहली नज़र में वो पूरी हिंदुस्तानी हो आई दिखाई दी। चिपके चिपके बाल, सकरे माथे पर बड़ी सी बिंदी, इतनी बड़ी कि वो मेरी आंख में खटक उठी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं उसकी मुस्कुराहट के बारे में भूल गया था। वैसे उसका चेहरा हमेशा ही लगता था कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो, पर जब वो सचमुच मुस्कुराती थी तो उसके चेहरे पर एक आभा सी आ जाती थी और बाएं गाल पर एक बहुत हल्का सा गड्ढा बन जाता था। अब सामान के जहाज़ से उतरने और आने तक के इन मिनटों में मुझे अपने ऊपर हैरानी होने लगी है कि इला पंडित के गाल का वो हल्का सा गड्ढा मेरी याद में कैसे टका रह गया। यही नहीं, उसे देखते ही कितनी छोटी बड़ी बातों का रेला मन में आ गया। हमने औपचारिक बातें की। पोर्टर ने मेरा सूटकेस उठाया और इला के इशारे पर टैक्सी में रख दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा। तुम देखोगे? हम अंग्रेजी में ही बात करते हैं और इसका हिंदी में अनुवाद मेरे मन में तुम ही बनता है। वैसे इला ने कभी मुझे तुम नहीं कहा था। उसके हाथ गोद में रखे थे, एक दूसरे में गुथे हुए। ये मुद्रा पुरानी थी, अपना बचाव करने को एकदम तैयार सी। अच्छी जगह है, मैंने कहा। मध्याह्न की धूप जैसे अंदर आकर मेरे हाथ पैर सेकने लगी। बाहर रंग बिरंगी झाड़ियाँ थीं, तरह तरह के फूलों के नाम मुझे नहीं मालूम। कब से यहाँ हो? मैंने इला की तरफ मुड़ते हुए पूछा। सर्दी शुरू होने से ही। काम कैसा चल रहा है? मैंने बहुत सतर्कता से पूछा। वो सकुचा आई। ठीक ठाक। वो साफ बोल रही थी। उसने एक उड़ती नज़र डालकर मुझे देखा, फिर बाहर देखने लगी। कब तक ख़त्म करने का इरादा है? मैंने कुरेद कर पूछा। मई जून तक। जुलाई अगस्त में रैंप अप करने का इरादा है। फिर लिखोगी कब? वो चुप रही। इंडियन एयरलाइंस की बस को करीब करीब रगड़ते हुए आगे बढ़ गई। शायद हम किसी छोटी जगह से गुजर रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ दुकानें थीं। उनके बाद कुछ पीले पुते हुए घर, गेस्ट हाउस के 2-3 साइन बोर्ड, और हम खुली सड़क पर फिर आ गए। किसी प्रकाशक से बात की? अभी नहीं। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो आई थी। मैं कहना नहीं चाहता था, फिर भी कहा। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारा सारा भविष्य इस किताब पर टंगा हुआ है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, उसने कुछ चिड़चिड़ी अधीरता से कहा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही। इला ने हाथ बढ़ाकर मेरी मर्दानी हथेली को हल्के से छुआ और कहा, तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज़ अभी वो सब नहीं, इस समय नहीं। टैक्सी जब होटल के पोर्च में रुकी तब तक हम चुप रहे। इला ने पर्स से चाबी निकाली और सामने खड़े लड़के को पकड़ा दी। साहब का सामान कमरे में रख दो। फिर मुझसे पूछा, कुछ हाथ मुँह धोगे कि सीधे कॉफ़ी पीने चले? तुम यहीं ठहरी हो? मैंने पूछा। इस डीलक्स होटल में? शायद वो बिना पूछे मेरी आवाज़ में आ गया था। हाँ, और तुम भी, उसने कहा, मेरे अतिथि की तरह। मगर इला विला कुछ नहीं, उसने कहा। ऐसा लगा कि जैसे वेटर उसे पहचानते हैं। हमें तुरंत अच्छी सी मेज मिल गई। गर्मा गर्म कॉफ़ी हमारे सामने आ गई। सामने स्विमिंग पूल था, उसके आगे दुर्ग की मोटी दीवारें और उनको हल्के हल्के सहलाता हुआ अरब सागर। धूप की चमक पानी पर अब भी इतनी तेज थी कि आंखें नहीं ठहर रही थीं। पर इला एकदम चुप हो आई और टकटकी लगाकर कहीं दूर क्षितिज को ताकने लगी। मैंने सिगरेट सुलगाई और पूछा, तुम कब बात करना चाहोगी? उसने मुझे देखा। पूछो, मगर एक शर्त पर, कि तुम बात करने के बाद तुरंत बम्बई नहीं लौट जाओगे, कुछ दिन रुकोगे। कुछ दिन? मेरे पास इतना समय कहाँ है। कलकत्ता, मद्रास, वॉल्टियर, नेपाल, सभी जगह जाना है। मालूम है श्री डीन साहब, मुझे विश्वविद्यालय ने काम से भेजा है। ये मज़े के लिए ट्रिप नहीं है। मुझे मालूम है, मगर क्षण को बर्बाद करने की तुम्हारी क्षमता मुझे हर बार चकित करती है। कम से कम ये धूप, ये आसमान, ये समुद्र गंध की साफ हवा, इस पर तो एक पल ठहरो। उसने लंबी सांस ली। पूछो, क्या पूछना है? मैंने अपना ब्रीफकेस खोला। जिसे वो समय का सुख कहती है, वो मेरे लिए है बर्बादी। ठीक है, समुद्र है, हवा है, आसमान हर जगह है। उसमें डूबकर निष्क्रिय बैठना मेरी समझ में नहीं आता।
ब्रीफकेस खोलकर बायोडाटा निकालकर मैंने कलम खोली और पूछा, तुमने जो 3 लेख छपने भेजे थे उनमें से कौन कौन से छप गए हैं? एक भी नहीं। एक वापस आ गया। एक जापान की साहित्य पत्रिका में छप रहा है। एक प्रकाशक ने भी अभी जवाब नहीं दिया। उसके लापरवाह से जवाब से सचमुच मुझे बहुत दुख हुआ। कैसी है ये लड़की? क्या इसे अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं? कितना कुछ घट चुका है और यह है कि वैसी की वैसी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी नौकरी स्थायी करने के लिए जो कमेटी बनी है उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। तुम हो? उसने सीधे मेरी ओर देखा, फिर पूछा, और कौन कौन है? तुम्हें विभागाध्यक्ष की चिट्ठी मिली होगी। मैं वे चिट्ठियाँ खोलती ही नहीं। मैंने इला के चेहरे को ध्यान से देखा। शाम के धुंधलके में बदसूरत चेहरों पर भी लावण्य आ जाता है, पर इला का चेहरा वैसा ही था, खुला हुआ, आघात योग्य। उसके रंग में काफ़ी कलौंस आ गई थी और आंखों के नीचे धब्बे दिखाई दिए जो पहले नहीं थे। हिंदुस्तान आकर उसका हटीला जिस्म हमेशा भर जाता था, पर इस समय वो काफ़ी कमज़ोर सी लगी। मैं वे चिट्ठियाँ खोलती नहीं, उसने दोहराया। कमेटी में 3 लोग हैं, ऑर्थर, तुम्हारा विभागाध्यक्ष, और विमेंस स्टडी से अन्ना फ्रैंक। हम सब ने तुम्हारा बायोडाटा बारीकी से देखा है और इसी निश्चय पर पहुँचे कि तुम्हारा प्रकाशकीय पक्ष कमज़ोर है। 3 लेख छप जाते और ये पुस्तक कोई प्रकाशक ले आता तो तुम्हारा केस काफ़ी मजबूत हो जाता। छपाओ या मरो, उसने अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रचलित नारा धीरे से दोहराया। फिर उसने कहा, देखो राघव, इतना लंबा चेहरा न बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। दिलासा देने में आया था। दिलासा की ज़रूरत इला को थी, जिसका पूरा भविष्य एक बहुत नाजुक से धागे से टंगा हुआ है, और वो है कि माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाए बैठी है और धीरे धीरे कॉफ़ी पी रही है। मुझे लगा ये ठीक नहीं है। उसे ये अमूल्य समय इस तरह नहीं गंवाना चाहिए। उसे पुस्तकालय में होना चाहिए, टाइपराइटर खटखटाना चाहिए, गंभीर पुस्तकें छापने वाले प्रकाशकों और यूनिवर्सिटी प्रेसों को चिट्ठियाँ लिखनी चाहिए। तुम्हें रूल तो मालूम ही हैं। तुमसे जबानी तो बता ही दिया गया है कि नौकरी के 5वें साल के अंत तक तुम्हारे विभाग को तुम्हें यह जता देना है कि तुम्हें स्थायी कर प्रमोशन मिलेगा या फिर नौकरी खत्म होने का नोटिस। इला ने बच्चों की तरह हथेली से मुंह पूछा, फिर पूछा, और कुछ? इला, मैंने कहा, इला, तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं समझती? तुमने कहा कि टीचिंग भार इतना है कि पढ़ने लिखने का समय नहीं मिलता, तो तुम्हारे विभाग ने छुट्टी ही नहीं दी, रिसर्च करने और यहाँ आने का समय भी दिया। लोगों को तुमसे उम्मीदें हैं, जो तुम्हारे समर्थ हैं उनका तो ख्याल करो। यानी तुम्हारी मैं बेतरह आभारी हूँ। पर चलते समय ऑर्थर ने बड़े ही पितृ भाव से कहा था, इला, हिंदुस्तान में किसी अच्छे आदमी से शादी करके बस जाओ। मैंने कहा, यहाँ क्यों नहीं? तो उसने कहा, मुझे लगता है तुम वहीं सुखी रहोगी। फिर मैंने कहा, कहाँ मिलते हैं अच्छे आदमी? वो हल्के से हंस दी। वे सारे तो बीवियों से बंधे बैठे हैं। मैंने उसके अभिप्राय को टालते हुए बात को फिर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी नौकरी पर कितने लोगों की नज़र है? तुम्हें मालूम है कि कितने लोग अंग्रेजी में पीएचडी करके बेकार बैठे हैं? इला ने मुझे ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें खेद भी था, खीज भी। निश्चय ही वो ये बात बार बार सुन चुकी थी। फिर उसने उठते हुए कहा, रेत पर चलें? मेरी नज़र अपने जूतों और मोटे मोजों पर गई। फिर मैं जूते उतारने लगा। जूते और मोजे लकड़ी की पुलिया के पास छोड़कर मैं उसके साथ रेत पर आ गया। कोई जूते उठा न ले जाए, मन ही मन आशंकित होता हुआ। 2 बच्चे गीली रेत में खेल रहे थे और उनसे कुछ दूर हटकर बैठी हुई एक विदेशी स्त्री बोतल से खालिस जिन पी रही थी। समुद्र की ओर से गीली गीली गंध लिए हवा आ रही थी। सूरज को देखो, इला ने बहुत धीमे से कहा। अब तक जिस खींच को मैं दबा रहा था ऊपर ऊपर आने को हुई। सूर्यास्त, सूर्योदय, पूरा चांद, फूल, पत्ते, इन सब में मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही है। न जाने क्यों लोग इन सब रोजाना की चीज़ों को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। पर मैं आज्ञाकारी भाव से सूरज को देखने लगा, जो कि तेजी से पानी में धंस रहा था। मेरे लिए वो एक सूर्यास्त मात्र था, सूरज के पानी में डूब जाने के कुछ क्षण। मैंने देखा आसपास के सारे लोग उधर ही देख रहे हैं। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया है। विदेशी स्त्री अभी भी अपने में लीन जिन के घूंट ले रही है। जब सूरज डूबे तो कोई चीज़ मांग लेना, इला ने कहा। तुमसे? नहीं, विधाता से। सूरज एकदम पानी में डूब गया, पर उस जगह अभी भी लाली है, एक खूबसूरत मनमोहक लाली, मुझे मानना पड़ा। तुमने कोई विश की? इला ने पूछा। हाँ, बताऊं? अभी नहीं, तुरंत बताने से पूरी नहीं होगी। वो एक जादू का सा क्षण था। इला एकदम छोटी बच्ची सी लगने लगी, भोली, विश्वसनीय,
आंखों से झड़ती आभा और हंसी भरा चेहरा। शाम की गुलाबी रोशनी उसके चारों ओर झिलमिला रही थी और उसमें माथे की बिंदी उतनी चटक नहीं लग रही थी। तेज हवा से उसका पल्ला फड़फड़ा उठा तो मैंने देखा कि उसकी साड़ी नीली थी, ठीक सूर्यास्त के आसमान की तरह। नहीं, वो मुस्कुरा नहीं रही थी, सिर्फ लग रहा था कि जैसे वो मुस्कुरा रही हो। बल्कि मुझे लगा कि जैसे उसकी आंखें गीली गीली हैं। मेरे मन में उसके लिए एकदम बड़ा ममत्व उमड़ा और मेरे अंदर चाहना हुई कि मैं उसे सीने से लगा लूं। किसी को रोता मैं देख नहीं सकता, खास तौर से इला को, जो कि हर मोड़ पर दुर्भाग्य को आमंत्रित करती दिखाई देती है। मैं रोज इस वक्त यहाँ आती हूँ, उसने कहा। मुझे खुशी हुई कि मेरी क्षणिक दुर्बलता भंग हो गई। इस छोटी सी भावुकता का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है, यह मुझे अच्छी तरह मालूम था। आजकल के वातावरण में तो किसी स्त्री को डूबते से बचाना भी खतरे से खाली न था। न जाने कब हल्ला मचा दे। यहाँ? हाँ, पास के गांव में ही तो रहती हूँ। हमारे पीछे वो 5 सितारा होटल बिखरा हुआ था। उसके कमरे और कॉटेज तारों की तरह झिलमिलाने लगे। मैं कहीं ना कहीं ज़रूर जाती हूँ सूर्यास्त देखने। गोवा में तो समुद्र तटों की कमी नहीं। आओ वहाँ मोड़ तक चलें। हम मोड़ तक गए, एकदम चुपचाप। क्या वो भी वही सोच रही होगी जो कि मैं? 3 दिन बाद प्रशांत महासागर की लहरों ने अभय का शव लाकर किनारे रेत पर पटक दिया था। सुबह तक आधा उसका चेहरा चील कौवे नोचकर खा गए थे। इला ने मुझे ही फ़ोन किया था, मैं ही पहुंचा था। दाह संस्कार का प्रबंध किया था। हवाई जहाज़ पर सीट बुक कराई थी। पास से पैसा देकर उसे विदा किया। वो हाथ में अभय की अस्थियां लेकर जहाज़ पर सवार हुई थी। जाने से पहले वो फूट फूट कर चीख चीख कर रोई, मुझसे लिपट कर। मैंने उसके बाल थपथपाए, अंजू संजू के पिता वाली मुद्रा में। उसका रोना सुनकर मुझे लग रहा था जैसे कि कोई मेरे शरीर से मेरी खाल खरोंच कर उतार रहा है। उस समय मुझे लगा कि यह दुख सच्चा है, ये आंसू सच्चे हैं। इला ने सचमुच अभय को प्यार किया है और बेवकूफ़ सिरफिरा अभय अपने पागलपन में ही समुद्र में डूब मरा है। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी विभाग में उसे नौकरी मेरी ही वजह से मिली। वो योग्य थी और विभाग को एक लेक्चरर की ज़रूरत थी। चलो वापस चलें। वो इतनी देर चुप खड़ी खड़ी समुद्र को देख रही थी। अंधेरा हो जाता है तो मुझे समुद्र से डर लगने लगता है। हम वापस लौट पड़े। पुलिया के पास मैंने जूते मोजे उठाए। इला जैसे कहीं दूर चली गई थी। क्या वो अब भी अभय से जुड़ी है? क्या उसमें कुछ संस्कार बचे हैं हिंदुस्तानी औरत के? लीक पकड़कर तो वो कभी नहीं चली। स्विमिंग पूल के पास बिजली की मशालें जलने लगी थीं और लंबे चौड़े डिनर के लिए बर्तन डोंगों का आयोजन दिख रहा था। शायद नृत्य का भी प्रबंध होगा, क्योंकि बाजे वाले अपना सामान निकाल रहे थे। उनके पीछे 4-5 दिन पहले नए साल के आयोजन में लगाई आदमकद नकली मोमबत्तियां जो अभी हटाई नहीं गई थीं, जल चुकी थीं। शुभा को ये सब अच्छा लगेगा। मुझे अनायासी बीबी की याद आ गई। शुभा को नई जगहें, नए नए होटल, नए रेस्तरां में खाना बहुत अच्छा लगता है। अगली बार उसे भी लाऊंगा। वैसे तो वो हर बार आती थी, पर इस बार संजना को उसकी ज़रूरत थी। अगर अस्पताल जाना पड़ गया तो संभालने को कोई तो चाहिए। कमरा किधर है? मैंने पूछा। कमरे तो सभी खचाखच बुक हैं, एक कॉटेज ली है, इला ने हिंदी में कहा। आपको अच्छी लगेगी, थोड़ी ऊंचाई पर है और वहाँ से दृश्य बहुत अच्छा दिखता है। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने शिष्टाचारवश कहा। एयरपोर्ट के पास ही मीटिंग कर लेते और कल सुबह की उड़ान से मैं वापस चला जाता। आपको जनवरी में गोवा की भीड़ के बारे में नहीं मालूम। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं। इला ने दरवाज़ा खोला। सुंदर कॉटेज की बैठक, छोटी सी रसोई, 2 कमरे। तुम कहाँ ठहरी हो? मैंने पूछा। यहीं, उस छोटे कमरे में। वो सहज थी। क्यों? तुम मुझसे डर रहे हो? वो बीचों बीच खड़ी रह गई। मेरे मन में बहुत सी बातें एक साथ उठीं। उससे क्या कहूँ, क्या नहीं, सोचता हुआ मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं सच कहती हूँ कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरी कमेटी के अध्यक्ष हो। मुझे जब तुम्हारा खत मिला कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो मुझसे जो कुछ आतिथ्य बन सका किया। तुम बरसों से एहसान करते आ रहे हो, मैं तो बदले में कुछ नहीं दे सकी। सोचा कि तुम उस ठंडी बर्फ़ भीड़ दूषित वायु में से आ रहे हो। गोवा में कुछ समय अच्छा लगेगा। तुम्हारी शाही स्टाइल से परिचित हूँ, इसीलिए यहाँ प्रबंध किया। इसे रिश्वत के रूप में न लो। सो नाइस ऑफ यू, मैंने कहा। मेरे बारे में ये सभी को मालूम है कि तुम हर प्रकार की रिश्वत से ऊपर हो, कि तुम शुद्ध और प्रबुद्ध हो, कि 26 साल में शुभा के अतिरिक्त तुमने किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। फिर दूसरे कमरे में मेरे रहने से फ़र्क ही क्या पड़ता है?
वो सब ठीक है, मगर एक सामाजिक मर्यादा भी होती है। एक ही कॉटेज में साथ रहना ठीक नहीं होगा। तुम खाने के बाद गांव क्यों नहीं चली जाती? वो एकटक मुझे देखने लगी। ठीक है, उसने अचानक हिंदी में कहा। आप आराम कर लीजिए, मैं अपना दूसरा प्रबंध कर लूँगी। मैं खाना अगर बाहर न खाऊं तो तुम्हें आपत्ति होगी? मैं थका बहुत हूँ, सिर्फ एक सैंडविच और सूप से काम चल जाएगा। उसने कहा, मगर आज बाहर बहुत अच्छा बफे है, गुआनीज खाना है, असली। भूख नहीं है। अच्छा, कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई और उधर से बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने जब इला को पत्र भेजा था तो दूसरे ही सिनेरियो की कल्पना की थी। चाय कॉफ़ी के बाद ब्रीफकेस खोलूँगा और बायोडाटा को गहराई से जांचूंगा, उसकी बात सुनूंगा। आखिरकार ऑर्थर और फ्रैंक ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी है। दोनों घुटे हुए और घाघ हैं। उस कमेटी में मुझे रखा ही इसलिए गया है कि मैं दक्षिण एशियाई हूँ। हम सभी इला के साथ पूरा न्याय करना चाहते हैं। उसके पूरे भविष्य का प्रश्न है, विभाग की छवि का प्रश्न है। वैसे भी अंग्रेजी विभाग में पुरुष और स्त्रियों का अनुपात असंतुलित है। सरकार की ओर से कई अध्यादेश आ चुके हैं कि स्त्रियों और अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना चाहिए। इला के स्थायी हो जाने में सभी का भला है, स्त्री भी और एशियाई अल्पसंख्यक भी। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई तो विश्वविद्यालय का फेमिनिस्ट ग्रुप अन्याय अन्याय चिल्लाता हुआ मुकदमा ठोक देगा। और इला है कि अपने उसी गैर जिम्मेदाराना तौर तरीके से, उसी अल्हड़पने से अपना दायित्व नकार रही है। अभी मुझे हैदराबाद जाकर कादम्बरी का भी इंटरव्यू करना है। कादम्बरी अपनी पीएचडी थीसिस ख़त्म कर चुकी है और पति पत्नी दोनों ही पश्चिम वापस लौटने को अधीर हैं। कादम्बरी के भारी भरकम शरीर और ठेठ गंवारू चाल ढाल को याद कर मेरा दिल बैठने लगा। इला यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगी, शहर में नहीं रहेगी तो कैसा लगेगा? मैं इंतज़ार में था। इला बाहर आए तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर मैं कपड़े बदलूं, पजामा कुर्ता पहनकर चैन से बैठूं। इस बीच मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। रात का रंग ऐसा होता है, समुद्र के पानी में घुला मिला। नीचे से पाश्चात्य संगीत के स्वर ऊपर आते हैं, धीमी धीमी गति की धुन। शायद कुछ लोग उठकर नाचने लगे होंगे। इला बाहर आई। उस समय वो बहुत साधारण, बहुत मामूली सी दिख रही थी। 27-28 साल की, एक पढ़ी लिखी लगने वाली स्त्री मात्र। तो मैं जा रही हूँ। हालांकि आपको या आपकी रेपुटेशन को मुझसे कोई खतरा नहीं था, मगर हमेशा की तरह आप ठीक और सूझबूझ की बातें करते हैं। आपको अपनी छवि का ख्याल रखना है। शार्क मछली की तरह आदमखोर इला के साथ एक ही कॉटेज में आप कैसे रह सकते हैं? मैं चुप हूँ। इस बात का उत्तर ही क्या है? तुम ये सब न करती तो अच्छा रहता, मैं सोचकर उत्तर देता हूँ। बाहर से देखने वालों को तो ये रिश्वत जैसा ही लगेगा ना। मैंने जब अध्यक्ष पद स्वीकार किया था, उसके पीछे सिर्फ तुम्हारी मदद करने का भाव था। और औरों को भी लगा कि जफ़र को फिर या गिरिराज को कमेटी में रखना शायद उचित ना हो। क्यों? इला ने काटते स्वर में पूछा। उनके रहने से मुझे ज़्यादा मदद मिलती? नहीं, आखिरकार उनके अनुसार वो दोनों ही मेरे प्रेमी रह चुके हैं ना। कमरे में चुप्पी रही। जफ़र और गिरिराज दोनों ही इला के विभागीय सहयोगी हैं। सच्चाई तो यह है कि जो लोग घूम फिर कर मेरे खिलाफ प्रचार करते हैं, उन्हें कभी अपने पास फटकने भी नहीं दिया। यह उनका आहत पुरुषत्व ही है जो फैंटेसी गढ़कर। वो सब यूनिवर्सिटी के जाने माने लोग हैं, मैंने बात काट कर कहा। यूनिवर्सिटी का माना जाना होना कोई शराफत का पूरा सबूत तो नहीं। जो आदमी अच्छा अध्यापक या स्कॉलर हो, वो लुच्चा या शोधा नहीं हो सकता। ये कहाँ लिखा है? वह थोड़ी थोड़ी उत्तेजित हो चली थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ती? फिर मैं ही चरित्रहीन क्यों कहलाई जाती हूँ? तुम्हारी बात दूसरी है। मेरे मन में वर्षों का संचित क्रोध अनायास मेरी जुबान पर आ बैठा। क्यों दूसरी है? क्योंकि मैं औरत हूँ इसलिए? मैं अकेली हूँ इसलिए? ये सवाल स्त्री पुरुष का नहीं है, अपनी अपनी छवि का है, मैंने कहा। ओह आई सी। 17 साल की उम्र में मैं घर से भाग गई थी, इसीलिए ना। मेरे पति ने समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर ली, इसीलिए ना। इला, तुम बेकार में बहस कर रही हो। जो तुम हो वो तुम भी जानती हो और मैं भी। आप जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं ना, अंतर्यामी हैं। कहाँ क्या घट रहा है सब आपको पता रहता है। इला, तुम बेकार में उत्तेजित हो रही हो। इन सब बातों से फ़ायदा ही क्या? तुम अगर आधे शहर को प्रेमी बनाकर रखना चाहती हो तो ये तुम्हारा विकल्प है। ओह माय गॉड, उसने कहा। तुम कुछ सुन रहे हो कि तुम्हारी आवाज़ में कितनी हिकारत है? एक पुरुष 50 स्त्रियों से प्रेम करता फिरता है, उसे तुम्हारा समाज कुछ नहीं कहता? एक स्त्री अगर अकेली सम्मान से जीना चाहती है तो उसके चारों तरफ गिद्ध नोच खाने को तैयार रहते हैं। इला की आवाज़ तेज हो गई थी, करीब करीब चीखने के स्तर तक।
आसपास लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मुझे डर लगा। मैंने नरम पड़ते ही उसकी बाँह पकड़कर बैठाते हुए कहा, इला शांत हो, आसपास लोग क्या सोचेंगे। इला ने झटके से बाँह छुड़ा ली और कमरे में बेहद उत्तेजित होकर चक्कर लगाने लगी। और होता क्या है चरित्रहीन होना? चरित्र है क्या? क्या है उसकी परिभाषा? उसका सामाजिक संदर्भ दिया किसने है? तुम्ही पुरुषों ने ना। ठीक है, मान भी लो, अगर एक समय के बाद मेरे प्रेमी रहे भी तो क्या? मुझ में कोई गंदगी लगी रह गई? मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। आई एम ए गुड ह्यूमन बीइंग। मुझ में उदारता है, करुणा है, सच्चाई है। सच्चाई? मैंने बेहद व्यंग्य से कहा। हाँ, सच्चाई। वो एकदम शांत हो गई। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम जफर और गिरिराज की बातों को सच समझते हो और मुझे झूठा, तो ये तुम्हारा विकल्प है, तुम्हारा दुर्भाग्य। उसके चेहरे पर उत्तेजना की वजह से जो रंग दौड़ गया था एकदम रिस गया। उसकी आंखें अब जैसे दृष्टिहीन थीं। वो एकदम बौनी हो आई थी, सिमटी सिकुड़ी। इतनी हिंसा, इतना प्रतिकार, मुझे मिटा देने की इतनी तिलमिलाहट। कितने दयनीय हैं वे तुम्हारे मित्र, यूनिवर्सिटी के वे जाने माने लोग। इला प्लीज़ अब तुम जाओ। मेरा हाथ अपने आप दरवाजे की ओर उठ जाता है। मैं बेतरह थक रहा हूँ, आराम करना चाहता हूँ। इला आंधी की तरह बाहर निकल गई। उसके पीछे दरवाज़ा भड़ से बंद होता है। नाटक, घोर नाटक। नहाते और कपड़े बदल कर अपने सूप और सैंडविच का इंतजार करते हुए मुझे बराबर लगता रहता है कि मैं सचमुच भोला और बेवकूफ़ हूँ। सोचा था कि इला छुट्टी लेकर गंभीरता से रिसर्च में जुटी होगी। अंग्रेजी में लिखे जाने वाली आधुनिक कविता पर उसकी किताब करीब करीब आधी तो हो ही गई होगी। वो वहाँ गोवा में बैठी मौज उड़ा रही है, महंगे होटल में खा पी रही है, और मुझे यहाँ ठहराना और ये मासूम निश्चल भाव शायद मुझे प्रभावित करने के सस्ते तरीके हैं। एक बार उसके साथ नाम जुड़ गया तो वो तरह तरह से मुझे ब्लैकमेल कर सकती है। मुझे शुभा की याद आती है, अपनी 50 साला उम्र के साथियों की, अंजना संजना, घर जंवाई दामादों नातियों की। यूनिवर्सिटी में मेरी कितनी इज्जत है। इंटरनेशनल स्टडीज़ का अध्यक्ष और डीन हूँ। प्रेसिडेंट के ऑफिस में मेरी पूछी जाती है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के चांस हैं। वो सब एक भावुकता में बहा दूँ? अभय की विधवा इला की मदद करने के लिए। दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। बहरा है। वह मेरे सामने ट्रे सजा देता है। खा पी कर मैं सिगरेट सुलगाता हूँ तो एक बारगी हर चीज़ सही परिप्रेक्ष्य में दिखाई देने लगती है। मैं बेकार ही परेशान हो रहा हूँ। अगर इला कुछ उचित अनुचित का दावा भी करेगी तो क्या लोग उसे मान लेंगे? कहाँ वो और कहाँ मेरा बेदाग नाम? मेरे ऊपर कोई उंगली उठाई कैसे सकता है? फिर भी जफ़र की बातें एक बार फिर मन में कुलबुला उठीं। अरे राघव साहब, क्या बॉडी है उसकी, साफ शफाक झकाझक, एकदम संगमरमर, कहीं एक भी दाग या धब्बा नहीं, एक तिल तक नहीं। मुझे ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत पी गए हो जफ़र, किसी शरीफ स्त्री के बारे में ये सब कहना ठीक नहीं। आप पर भी कहीं उसका जादू तो नहीं चल गया? बहुत खतरनाक औरत है, मार कर तड़पने भी नहीं देती, छुरी है छुरी। चलूँ? वो मेरे इंतज़ार में होगी। पार्टी की समाप्ति पर शुभा सब बर्तन धो पोंछ कर ऊपर जाने लगती है। रसोई की बत्ती बंद करते हुए मैं कहता हूँ, शुभा जरा सिगरेट लाने जा रहा हूँ। पर मैं सिगरेट लाने की बजाय इला के फ्लैट की ओर गाड़ी मोड़ देता हूँ। 4 मंजिली इमारत एकदम अंधेरी है, इला का फ्लैट भी। मुझे ये सब करने का क्या अधिकार है? मैं अचानक ग्लानि से भर उठता हूँ। इला युवती है, आकर्षक और विधवा। उसे अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। जिससे चाहे, जितनों से चाहे प्रेम करे। मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसी बातें सिर्फ जफ़र ही नहीं करता, और भी लोग करते हैं। इला की विद्यार्थिनी, इला का दूसरा सहयोगी गिरिराज, धीरे धीरे पार्टियों में से उसका नाम कटने लगता है और उसको लेकर इतनी चर्चा होने लगती है कि शुभा अंजना संजना को सख्त ताकीद देती है कि वे इला से कोई संपर्क न रखें। इला जब भी सामने पड़ती है मुझे उसका चेहरा देखकर विश्वास नहीं होता कि वो सब सच होगा। मगर लोग झूठ भी क्यों कहेंगे? वे केवल इला को लेकर ही क्यों कहते हैं? और भी तो कितनी औरतें हैं, किसी और को लेकर क्यों नहीं? पहले अंजना की शादी होती है, फिर संजना की। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, पर शुभा कहती है कि अगर इला आएगी तो उसकी काफ़ी सहेलियाँ शादी का बहिष्कार कर देंगी, क्योंकि वे सब शरीफ हैं। इला जैसी लड़की के साथ कोई नहीं उठना बैठना चाहेगा। पर इला को निमंत्रण जरूर जाएगा। मैं अड़ जाता हूँ। लोग तुम्हें भी उसकी सूची में जोड़ लेंगे, शुभा कहती है। तुम क्यों जिद पकड़ रहे हो? क्योंकि इला अभय की विडो है और अभय तुम्हें दीदी कहता था, भूल गई क्या? नहीं, भूली नहीं हूँ, पर दुनियादारी भी तो निभानी ही है। अंजना की शादी, मंडप, शामियाना, रिसेप्शन, इला नहीं बुलाई गई।
एक दिन यूनिवर्सिटी के किसी रिसेप्शन पर मुलाकात होती है। वो हम दोनों को देखकर अनदेखा कर देती है। मुझे अंदर कहीं कचोट उठती है। हमने जफ़र को बुलाया था, गिरिराज को, सपरिवार, मगर इला को नहीं। क्यों? वही सम्माननीय बने रहे हैं। देखा जाए तो इला अकेली है, अपने आचरण के लिए खुद जिम्मेदार है, पर ये लोग तो बीबी बच्चों वाले हैं। इला खड़ी खड़ी औरतों से बात करती है, हमारे पास तक नहीं आई। लौटते समय शुभा कहती है, देखा तुमने, तुम्हें हलो तक नहीं किया उसने। तुमने क्या नहीं किया इस औरत के लिए। अभय मरा तो दौड़े गए, ऑर्थर से कहकर नौकरी दिलवाई। अब उसे तुम्हारी क्या ज़रूरत? ज़रूरत तो पड़ेगी, मैं मन ही मन सोचता हूँ। 3 साल पढ़ा लेने के बाद स्थायी होने का प्रश्न उठेगा। उस कमेटी के लिए ऑर्थर मुझे ज़रूर कहेगा, तब तो ज़रूरत पड़ेगी। 3 साल बाद जो कमेटी बनी उसमें मैं नहीं था, जफ़र था। और जफ़र ने इला की इतनी कड़ी आलोचना की कि कमेटी ने उसे केवल 1 साल की अवधि दी। साल भर बाद फिर रिव्यू होगा और तब फिर निर्णय होगा। और उस दूसरी साल भी उसे स्थायी नहीं किया गया। 1 साल की अवधि और दी गई। और अब न जाने क्या सोचकर ऑर्थर ने जफ़र को कमेटी से हटाकर मुझे अध्यक्ष बना दिया था। और मैं तहे दिल से इला की मदद करना चाह रहा था, पर ऐसे नहीं, अपने नाम और इज्जत को मिटाकर नहीं। मैं जाकर इला से मिलूँगा। ये सुनकर गिरिराज मेरे कमरे में आए थे। कुर्सी उनके बैठने से जरा सी चरमराई थी। अच्छी तफरीह रहेगी, उन्होंने कहा। पान तो यहाँ मिलते नहीं थे, हर समय पान मसाला और जाफरानी पत्ती चबाते रहते थे। अच्छी तफरीह रहेगी। अब तक कोई उल्लू फांस लिया होगा, मज़े उड़ा रही होगी। अब उसकी छुट्टी करिए और कादम्बरी को नियुक्त करवा दीजिए। कादम्बरी के पति सदानंद से गिरिराज के पुराने संबंध थे। उनके चमचों में वो प्रमुख थे। गिरिराज का वरद हस्त उन पर हमेशा रहता था। कादम्बरी को क्या आता जाता है, मैंने कहा। फ़ोन आ जाने पर मुझे गिरिराज से छुट्टी मिली। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं ही हूँ एक ऐसा जिस पर इला की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। उसने कभी अकेले में खाने पर नहीं बुलाया, कभी गोदी में सिर छुपाकर रोई नहीं, कभी भरी रात में फ़ोन करके नहीं कहा तुरंत आओ, नहीं तो मैं फांसी लगा लूँगी। अगर वो करती भी तो मैं यही करता जो मैंने अब किया है। उसने बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। वो जहाँ भी जाए, कम से कम मेरे साथ एक कॉटेज में नहीं रह सकती। मुझे अपना बचाव करना ही है। अभय उन दिनों अक्सर मेरे पास आता था तो वो मेरा सहपाठी, अमृत का सबसे छोटा भाई, पर मेरा व्यवहार उसके प्रति हम उम्र का सा ही था। शुभा उन दिनों अंजू संजू को लेकर काफ़ी व्यस्त रहती थी। वो काफ़ी संघर्ष का समय था। मुझे अपने पाँव जमाने थे, पुस्तकें लिखनी थी, नाम कमाना था, सब मायनों में सफल होना था। उन दोनों एक पागल महत्वाकांक्षा मुझे बराबर आगे और आगे ठेला करती, सचमुच कुछ बनने की, अपने टेढ़े मुंह वाले ससुर को दिखा देने की कि मैं क्या कुछ नहीं बन गया हूँ। शुभा से शादी उन्होंने बड़ी मुश्किलों से की थी। कॉलेज के दिनों का रोमांस था जिसकी परिणति विवाह ही थी। मेरे लेक्चररी के फटीचर दिनों में शुभा के आईएएस पिता मुझे दामाद रूप में ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे पीएचडी के लिए येल जाते हुए उन्होंने साफ मना कर दिया था, कुछ कुछ ये भांपते हुए भी कि शुभा और मैं काफ़ी घनिष्ठ हो गए हैं। 3 साल बाद जब मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पीएचडी और 3 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर वापस आया, तब तक वो शादी करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर उनकी अकड़ अभी गई नहीं थी। वैसे शुभा में कोई खास बात नहीं थी। नाटे कद और कुछ गठे बदन की लड़की थी, सांवले रंग और साधारण नाक नक्श की। सिर्फ पिता के पद का सहज आभिजात्य था। दूसरे, वो मेरी पहचान की सभी लड़कियों की तरह मुझ पर बेहद रिझी हुई थी। शुभा की असली मिठास तो मैंने शादी के बाद पहचानी, जिसमें मैं ऐसा बिंधा कि बरस पर बरस निकल गए और मुझे किसी दूसरी औरत की पहचान नहीं हुई। अपनी जमी जमाई गृहस्थी के बीच सुरक्षित मुझे अभय पर कभी कभी बहुत तरस आता। वो हमेशा घबराया सा और अकेला महसूस करता था। उसे कहीं चैन नहीं था, ना नौकरी में, ना धन दौलत में, ना भारत में, ना पश्चिम में। वो बार बार भारत जाता, दर्जनों लड़कियां देखकर नापसंद करता, लौट कर आता और अपने को उसी वातावरण में फिट करने की कोशिश करता। मैं एक बार भारत आने पर जब अमृत से मिला तो उसने कहा, बेचारे अभय के साथ बड़ी ट्रेजिडी हो गई। क्यों? हम सब ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? गधा है, एक बड़ी ही चालू लड़की ने उसे फांस लिया। बिना हमारी राय लिए उसने शादी कर डाली। हमने दुख प्रकट किया। कितने अच्छे रिश्ते उसने ठुकरा दिए थे, कितनी लड़कियों का उसने दिल तोड़ा था। कौन है? शुभा ने पूछा। एक आर्मी कर्नल की बेटी, बेतरह बदनाम माँ जिसके प्रेमी ने कर्नल को गोली मार दी। मुकदमे चले, बेटी भी उसी तरह छोटी उम्र में घर से भाग गई, पकड़ी गई, फिर हॉस्टल में रहकर पढ़ी। यह सब हुआ कैसे? शुभा ने पूछा। तब तक मीनाक्षी हमारे पास आकर बैठ गई। उसकी भौहें तनी हुई थीं।
राघव भाई, इन्हें समझाइए। अब अपने घर की इज्जत उसी के हाथ में है। ये सभी से कहने लगते हैं, उससे क्या फ़ायदा। मुझे तो लड़की अच्छी लगी, अभय के आगे पीछे घूमती है, बिल्कुल अच्छी बीवी की तरह। अमृत बोला। वो आकर जीजी जीजी कहने लगी और ये रीझ गई। बचपन में गलती हो ही जाती है, मालूम नहीं उसकी लाइफ कितनी दुखी रही होगी। माँ की बदचलनी का ये मतलब तो नहीं कि लड़की भी वैसी ही निकले। मीनाक्षी ने अमृत को झिड़का। अपने को ही लो। शुभा की गाड़ी में लदकर हम चारों डाक बंगले नहीं जाते थे, जिन्हें हम रविवारीय पिकनिकें कहते थे। वो आवारापन नहीं था। अगर तुम्हारी मुझसे और शुभा की राघव से शादी ना हुई होती तो हमें दुनिया बदचलन नहीं कहती। हम लोग ऑनरेबल निकले। और इला का दोस्त अपने माँ बाप से डर गया, यही ना, उसने इला को छोड़ दिया। इसमें इला का क्या दोष। अरे मीनाक्षी, छोड़ो भी अभय और उसकी बीवी को। अभय बच्चा नहीं है, मगर तुमने कॉलेज की बात करके उन दिनों को फिर ताज़ा कर दिया, मैंने कहा और अर्थ भरी दृष्टि से शुभा को देखा। शुभा मुस्कुराने लगी, एकदम नई दुल्हन की तरह लाज भरी हंसी। हम लोग वापस अपने होटल बहुत देर से पहुँचे। वहाँ अभय बैठा हुआ था, साथ में बीवी भी थी। पहली नज़र में मुझे निराशा सी हुई। जैसी छवि मन में आ गई थी, उससे लड़की का तालमेल नहीं बैठ रहा था। चेहरे से वो बहुत सौम्य और मृदु लग रही थी। आवाज़ उसकी संयत और कोमल थी। शुभा, जिसके स्वभाव में पिता का अकड़पन घुला हुआ था और मौके बेमौके उभर आता था, इस वक्त एकदम रूखी हो गई थी। उसी क्षण न जाने क्यों मैं तटस्थ होकर शुभा को देख सका। अगर वो मेरे कॉलेज के दिनों की प्रेमिका न होती तो मैं कहता कि वो बेहद मामूली औरत थी, आराम की ज़िंदगी में डूबी हुई, सफल पति के पद के सभी उपकरणों से भरपूर, कानों के लंबे छेदों में झूलती डायमंड की बाली, हाथों में डायमंड रूबी की चूड़ियाँ, महंगी साड़ी के बॉर्डर पर टिका मंगलसूत्र। उसका शरीर और चेहरा ब्यूटी ट्रीटमेंट और हेल्थ प्रोग्राम के बावजूद ढीला लग रहा था। क्या यही बात थी अभय की बीवी इला और उसकी ताजगी में। उसे देखकर अपने अपने पास जो है उसे दोबारा टटोल कर देखकर तसल्ली करने का मन होता है। नीचे जाते हुए मैंने शुभा के कंधे पर हाथ रख दिया। डाइनिंग हॉल के करीब करीब सभी हमें देखने लगे। हम काफ़ी अलग और सफल दिख रहे होंगे। हम जब गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे तो मैंने पाया कि इला मेरे पास बैठी है। मेन्यू हाथ में लेकर मैंने सबकी पसंद पूछी। सबसे पहले मैंने अपनी पसंद बताई। मैं रेशमी कबाब लूँगा, मगर पूरी प्लेट मेरे लिए बहुत होगी। मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, उसने हल्के मगर स्पष्ट शब्दों में कहा। मेरी अमृत से नज़र मिल गई। अमृत ने मुझे आंख मारी, जिसमें उसकी ओर भद्दा इशारा सम्मिलित था। मैंने सकपका कर देखा इला को। उसका चेहरा एकदम फक हो आया। ये स्पष्ट था कि उसने अमृत को देख लिया था। मैंने अपने को एक बड़ी अजीब स्थिति में पाया। एक क्षण स्तब्ध रहकर मैंने कुछ संभलना चाहा। आप और क्या लेंगी। वह कुछ देर चुप रही। मुझे लगा कि वह एकदम हमको छोड़कर कहीं चली गई है, कहीं दूर, कहीं अपने अंदर, और मेरे पास सिर्फ उसकी निर्जीव देह बैठी है, सिकड़ी हुई, सिमटी हुई। मैं अगर उसे उंगली से हिला भी दूं तो वो एकदम राख के ढेर की तरह ढह जाएगी। और क्या लेंगी आप, मैंने फिर पूछा। मैंने पाया कि मेरा स्वर बहुत कोमल और पुचकार भरा हो गया है, जैसे अंजू और संजू को चोट लगने के बाद मना रहा हूँ। उसने आंखें उठाईं। वो साफ उजली दृष्टि थी, कृतज्ञ और हल्की पनीली। उसने क्या कहा यह मैं नहीं सुन सकता। उस समय न जाने क्यों अभय के भाग्य से ईर्ष्या सी हुई। मैंने कहा, अमृत ने बहुत पी रखी है, इसलिए इससे कुछ भी पूछना बेकार है। ये कहकर मैंने अभी अभी घट गया वो अप्रिय प्रकरण नकार दिया। मैंने देखा कि इला ने बहुत कम खाया है, केवल चक्कर ही छोड़ दिया। खाने के दौरान उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली के एक नामी कॉलेज में पढ़ाती रही है। राघव दा, अब मैं लौट कर फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ रहा हूँ, अभय ने उत्साह से बताया। इला आगे पीएचडी भी करना चाहती है, इसीलिए कब से आपसे मिलने के लिए पीछे पड़ी थी। रात काफ़ी बीत चुकी थी, मैंने अपने को बेहद थका पाया। टैक्सी में बैठते हुए अमृत ने कहा, उससे सावधान रहना, तुम फंसने वाले जीव नहीं हो, फिर भी दूर रहना ही ठीक है। उस रात मैं बिस्तर पर आना टालता गया। इच्छा ना होने पर भी रात गए रूम सर्विस से बियर मंगाकर पीने बैठ गया। सुबह तैयार होकर पलंग पर लेट गई थी। बोली, लड़की में सिर्फ रंग ही रंग है, ऐसी सुंदर तो नहीं कि सारा जमाना डुल जाए। अमृत क्या कह रहे थे। तुम तो जानती ही हो, पीने के बाद ऊटपटांग बकने लगता है। शुभा ने कहा, वो तो हमेशा से ही ऐसे ही थे, कॉलेज में भी। पता नहीं तुम्हारी क्यों उनसे इतनी घुटती है। शुभा, हमारी शादी उसी ने करवाई थी, मैंने कहा। शादी के नाम से शुभा को जैसे कुछ याद आया। तुम कब तक बैठे रहोगे, मैं कब तक जागती रहूं। उसने पतली पारदर्शी बादलों की तरह झिलमिले कपड़े पहन रखे थे। तकिए पर उसका सिर टिका हुआ था। उसने गर्दन मोड़कर जैसे मुझे देखा, उसमें स्पष्ट ही आमंत्रण था। मैं बिना कुछ कहे अपनी बीबी को ताकता रहा।
वो एक अच्छी बीवी थी, इसमें शक की गुंजाइश नहीं थी। भले बुरे में मेरा साथ निभाती आ रही थी और मैं भी भरसक उसे खुशी देने की कोशिश करता रहा था। शादी के 11 महीने बाद ही जुड़वां लड़कियों के होने से वो बहुत व्यस्त और परेशान हो गई थी और उनके पालने में उसका काफ़ी समय चला जाता था। फिर भी मुझे कभी अकेला नहीं लगा, कभी किसी और की ज़रूरत नहीं हुई। शुभा अभी मुझे देख रही थी। मैंने गिलास आधा छोड़ दिया और कपड़े बदलने गुसलखाने में चला गया। जब मैं बाहर आया तो वो गाढ़ी नींद में सो गई थी। मेरी प्रौढ़ और ढलती हुई बीवी। मैं उसके प्रति ढेर से स्नेह और अनाम कृतज्ञता से भर गया। कमरे में रात का सन्नाटा भर उठा था। होटलों के कमरे एक ही से होते हैं। पलंग, सिरहाने, मेजें, लैंप, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़े अपने में सीमित और संपूर्ण। कमरे के आगे छोटी सी बालकनी भी, जिस पर टहलते हुए मैं सिगरेट पीता रहा, अपने अंदर एक जो चिड़चिड़ापन इकट्ठा हो गया था उससे छुटकारा पाने की कोशिश में। डिनर में 400-500 उठ गए थे। फिर भी मुझे लग रहा था कि मीनाक्षी और शुभा के अतिरिक्त किसी को वो अच्छा नहीं लगा। शुभा और मीनाक्षी बातों में मग्न थीं। अभय इला के अचानक मुरझा जाने से काफ़ी परेशान हो उठा था और उसे जल्दी से जल्दी खाना ख़त्म करके जाने की लगी थी। मैंने सिगरेट फेंक दी। कमरे में आकर मैंने शुभा को जगा लिया। सुबह तड़के ही दरवाजे पर दस्तक होती है। इला है। मैं अचरज से उसे देखता रहता हूँ। मैं अंदर आ जाऊँ? उसकी आवाज़ भारी है। तुम घर नहीं गई? मैंने पूछा। गांव 3 किलोमीटर पर है, रात में सवारी कहाँ मिलती? उसने कहा। मैंने हटकर उसे अंदर आने दिया। फिर रात? मेरे मुंह से आधा वाक्य निकला और फिर मैंने जबान दांतों से दबा ली। रात कहाँ काटी? पूछिए ना, रुक क्यों गए? कॉटेज के सामने लकड़ी के काउच पर। और कहाँ? कहती हुई वो अंदर चली गई। मैं नहा धोकर निकला तब तक उसने रसोई में चाय बना ली थी। उजाले में इला को देखता हूँ। उसका चेहरा फीका है, रंगहीन। उसकी साड़ी, बाल सलीके से बंधे हैं। लगता है जैसे अभी अभी क्लास पढ़ाने जा रही हो। वो मेरी चाय बनाकर मुझे थमा देती है और अपना प्याला लेकर कमरे में चली जाती है। दरवाज़ा हल्के से बंद हो जाता है। मेरा काम ख़त्म हो गया है। आज ही वापस जाना है। मैं ऑर्थर से क्या कहूँगा? उसे सोचने को कई दिन हैं। सॉरी सर, इंडियन एयरलाइंस के रिजर्वेशन काउंटर पर बैठी लड़की कहती है। 3-4 दिन तक कोई भी सीट नहीं है। कहिए तो आपका नाम चांस में लिख दूँ। कौन सा नंबर? 68वां। मैं आगे कुछ पूछूं इससे पहले अधीर भीड़ का एक रेला आता है और मैं धक्का खाकर दूर पहुंच जाता हूं। मैं सड़क पर खड़े खड़े इधर उधर देखता हूं। 5 के 5 छायादार सड़क के बराबर गंगा जैसी चौड़ी गंभीर नदी, हल्की हल्की उष्ण धूप, स्त्रियों की साड़ियों के चटक रंग और बालों में फूल, सब कुछ साफ और सुंदर। होटल में पता चलता है कि स्टीमर भी सारे भरे हुए हैं। शायद वीडियो बस में जगह मिल जाए। बम्बई पहुंचने में 18 घंटे लगेंगे। तो मैं यहाँ अटक गया हूँ। ये बात कोई नहीं मानेगा, शुभा भी नहीं। मेरी जगह गिरिराज होते तो तुरंत इन दोनों के सदुपयोग में व्यस्त हो जाते। जफर होता तो। कॉटेज खाली है, इला नहीं है, पर उसकी अटैची अभी भी कमरे में है। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने पर, इला पर, गिरिराज, जफर, शुभा, सभी पर, पूरी दुनिया पर। इला को खूब अच्छी तरह मालूम होगा कि मैं 4 दिन तक निकल नहीं पाऊंगा। उसे मेरा कार्यक्रम मालूम था। मैं 4 दिन एक जगह नहीं बैठा रह सकता। इस सब का मतलब क्या है? वे सब सच कहते थे। आधा शहर जो अपने को इला का प्रेमी बताता था सच कहता था। चलो निकलो, बस से ही सही। लंच खाता हूँ, थोड़ी देर स्विमिंग पूल के पास बैठता हूँ। काउंटर पर बस के टिकट की व्यवस्था को कह दिया है। फिर बिस्तर पर लेट जाता हूँ। फ़ोन बजता है। बस में भी जगह नहीं है। इला दिखेगी तो गला मरोड़ दूंगा। पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता है, पलंग पर पड़े पड़े और जासूसी उपन्यास पढ़ते पढ़ते। शाम को पैजामे कुर्ते में ही रेत पर निकल जाता हूँ। सब कुछ कल जैसा ही है। वही बच्चे, जिन पीती वही औरत, वही लहरें, वही सूर्यास्त। सूरज जब पानी में डूब जाता है तो एक धीमा स्वर पूछता है, कुछ मांगा? मुड़कर देखता हूँ, इला है। न जाने कब से पास आकर खड़ी थी। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस क्षण मेरा सारा तनाव, सारा गुस्सा न जाने कहाँ बह जाता है। इला है, वो पानी में डूब नहीं गई है। वह मुझे छोड़कर कहीं चली नहीं गई है। कहाँ थी अब तक? संयत स्वर में मैं पूछता हूँ। यहीं तो सुबह पणजी गई थी टिकट की पूछताछ करने। आपका चेहरा देखकर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर सारे दिन यहीं बैठी रही। उसने फूस के छप्पर से ढकी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। सारे दिन? तो और क्या? कितना डरती नहीं हूँ आपसे? डरती हो तो ये सब नाटक क्यों करती हो? वो चुपचाप निरुत्तर मेरे साथ चलती रही। कॉटेज के सामने आकर हम कुर्सियों पर बैठ गए। मैं एक बात कहूँ, एकदम सच सच, आपके लिए मेरे मन में इतना आदर, इतना स्नेह है कि आप कभी जान नहीं सकेंगे। पहले मैं आपको अमृत भाई की तरह ही बदमाश समझती थी, पर अभय की मौत के बाद आपने जो सहारा दिया और बिना कुछ मुझसे चाहे हुए, उससे मेरा। मैं बदमाश? टैक्सी रुक गई। उतरते हुए इला कहती है,
मैं यहाँ रहती हूँ। छोटा सा कच्चा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़। एकदम आखिरी छोर पर छोटे से टीले पर टंगी हुई पीली दीवारों और खपरेल की छत की कॉटेज। सामने बरामदा जिसमें झूला पड़ा है। वहाँ बैठने से नीचे, काफ़ी नीचे समुद्र दिखाई देता है, उजला और शांत। हरे नारियल में जिन पिएंगे? इला ने पूछा। नहीं, सिर्फ डाब। सिर सुबह से घूम रहा है। आप आराम से बैठिए, कहकर उसने मुझे स्ट्रॉ डालकर नारियल पकड़ा दिया। पास बैठती हुई बोली, आपसे एक बात कहनी थी। मौका ढूंढ रही थी, मगर आपके यहाँ आने से पहले ही मैं विभाग को इस्तीफ़ा भेज चुकी हूँ। अब तक पहुँच गया होगा। ऐसा कैसे? मैंने कहा। फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? उसका जवाब न देकर इला ने अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहा, पढ़ाते पढ़ाते मेरा जी भर गया है। मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, अतीत को एकदम धोकर, नई स्लेट की तरह। अब तक इधर उधर भटकती रही, बिना चप्पू की नाव की तरह। अब स्थिर बैठूंगी। इतने लंबे एकांत और एकाकी रहकर मैंने खूब आत्मविश्लेषण किया है। अब मैं जान गई हूँ कि मैं क्या और किसे पाना चाहती हूँ। किसे? जिसे हर सूर्यास्त मांगती हूँ। यह बात हंसी में उड़ाने की कोशिश करती दृष्टि बच गई। फिर गंभीर होती हुई बोली, मैं इधर एक उपन्यास लिख रही हूँ, कुछ आत्मकथात्मक। 50 प्रश्न लिखकर मैंने राइटर्स वर्कशॉप में भेजे थे। उधर से अच्छी प्रतिक्रिया आई है। वहाँ जाकर पूरा करने की बात चल रही है। अगर वो नहीं भी हुआ तो गर्मी में रानीखेत जाकर रहूँगी। पश्चिम में नहीं छपेगा तो क्या, यहाँ छपेगा। पैसा मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इला का ये नया रूप है, गंभीर, आत्मविश्वासी। मैं चुप रहता हूँ। एकाएक मेरी आंखों के आगे फुलझड़ियाँ सी छूटने लगती हैं। इला, मुझे चक्कर आ रहा है। खड़े होते होते मैं लड़खड़ा जाता हूँ। अंदर ले जाते हुए इला की बाँह जो मुझे सहारा दे रही है, कोमल भी है, दृढ़ भी। उसका युवा स्पर्श जैसे मेरे चेतना खोते हुए शरीर में घुल मिल रहा है। पलंग एकदम कड़ा है, तख्त जैसा। इला मेरा चेहरा हल्के हल्के ठंडे कपड़े से पोंछ रही है। मेरे अंदर से मुझे पूरी तरह झकझोरते हुए एक लंबी सांस निकल आती है। इला, मुझे माफ़ कर दो। मैं बुदबुदाता हूँ। मेरे चारों तरफ एक नींद भरा अंधेरा है, एक सन्नाटा, जिसमें मुझे अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़ सुनाई दे रही है। मैं कई घंटे सोया होऊंगा। जब जगता हूँ तब तक धूप ढल गई है। बरामदे में 13-14 साल की नौकरानी नुमा लड़की बैठी है। बाई उधर बीच पर गई है, वो कहती है। मैं बरामदे में खड़ा होकर अपने को आजमाता हूँ। सोने से निश्चय ही खुमार उतर गया है। मैं एकदम स्वस्थ महसूस करता हूँ, जैसे किसी अंधेरी खो से निकल आया हूँ। चाय पीते पीते मैं अनमना सा नीचे देखता हूँ। इस समय रेत पर काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। मैं पुरानी आदत के अनुसार सारी बातें तरतीबवार रख कर देख रहा हूँ। इला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वह उपन्यास लिखेगी, स्थिर होकर बैठेगी। और मैं क्या करूँगा? ऑर्थर से कहकर उसका इस्तीफ़ा रुकवा सकता हूँ, जब तक उपन्यास प्रकाशित ना हो जाए तब तक के लिए। इला को हमेशा के लिए खो देने के विचार से यह बूढ़ा सीना इतना विचलित क्यों हो रहा है? तभी इला आती दिखाई देती है। शायद समुद्र स्नान से लौटी है। उसने महीन सा गाउन शरीर पर डाल रखा है, जिसके अंदर से उसकी बुंदकीदार बिकनी झलक रही है। वो निसंकोच आकर बैठ जाती है और खाली प्याले में चाय छानती हुई पूछती है, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक है। खाना पीना भी तो ठीक से नहीं हो रहा है, कहकर वो पीछे झुकती है तो गाउन का दायां पल्ला पीछे ढलक जाता है और ना चाहते हुए भी मेरी दृष्टि उसकी जांघ तक अनावृत हुई टांगों पर अटक जाती है। गाउन से अपना पूरा पैर ढकते हुए सरल भाव से कहती है, बचपन में दिवाली पर बुरी तरह जल गई थी, सलवार ने आग पकड़ ली थी, उसी का ये निशान है, जला झुलसा हुआ। साड़ी पहनने से ढका रहता है। आप इतने ताज्जुब से मुझे क्यों देख रहे हैं? वो उठ खड़ी होती है। मैं कपड़े बदल कर अभी आती हूँ। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ। मुझे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं बची। वो जैसी भी है और मैंने उसकी चाहना की है, शायद उस पहले दिन से ही। इला मुझे विस्मय से देख रही है, फिर उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसमें प्रतीक्षा भी है, आवाहन भी। मुझे पूरी तरह मालूम है कि अगर मैं एक कदम आगे बढ़ा तो फिर पीछे नहीं जा सकूंगा। मेरे आगे पीछे सभी कुछ एक अंधेरे में डूबने लगा। शुभा, अंजू, मंजू, घर जमाई, नाती नातिनी, दोस्त, समाज, नाम, इज्जत, डीनशिप, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, सब कुछ एक सर्वग्रासी बाढ़ में डूबा जा रहा है। 26 साल का विवाहित जीवन एक मिट्टी के ढूह की तरह गिर गया है। डूबते हुए सूरज का आलोक हमारे चारों तरफ भर उठा है। आगे क्या है मैं नहीं जानता। इला मुझे खींचकर चाटा मार सकती है, मुंह फेर सकती है, मेरा उपहास कर सकती है, या फिर मेरे बढ़ते हुए हाथ को सहारा दे सकती है। निर्णय अब उसका ही है। सूरज पानी में एकदम डुबकी लगा गया। इला और मैं एक दूसरे की ओर मुड़े। हमारी आंखें मिलीं। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला,
पर इला ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। बाद में बताना, उसने कहा। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई उनकी एक फेमस कहानी आधा शहर। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।